नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टीके के इस्तेमाल को लेकर एक नया मॉडल पेश किया है। इस मॉडल से पता चलता है कि दिल्ली ही नहीं, हरियाणा के पास भी टीके की कमी है, लेकिन हरियाणा ने बोलने की जगह कम टीका देने का रास्ता अपनाया है। खट्टर मॉडल के हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह बोलकर गलती कर दी कि टीका नहीं है तो टीका केंद्र बंद हो जाएंगे। खट्टर ने कहा कि अगर टीका 2 लाख ही है तो कोई बात नहीं, एक ही दिन में ना देकर 50-60 हजार ही दिए जाएं तो समस्या नहीं होगी। अब यह साफ नहीं हो सकता है कि यह उनका अपना मॉडल है या भारत सरकार भी इसी मॉडल पर चल रही है। ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों में आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। आपदा में आइडिया, इसी को कहते हैं। आपदा में केवल अवसर नहीं होता है, आइडिया भी निकल सकता है। खट्टर साहब यह आइडिया लगाना भूल गए होंगे कि कम टीके होंगे तो टीका केंद्र जल्दी बंद हो जाएंगे। उसका क्या रास्ता निकाला जाए? क्या 1 घंटे में 1 टीका लगाया जाए टुकुर टुकुर? वैसे खट्टर साहब को यही बात प्रधानमंत्री से पूछनी चाहिए थी कि जब टीका ही कम है तो 18 साल तक के लिए टीका की अनुमति क्यों दी गई। लेकिन हिंदी की कक्षा में गणित का सवाल पूछने से कौन रोक सकता है, इसलिए यह सवाल केजरीवाल जी से पूछ लिया। खट्टर की राह पर चलते हुए केजरीवाल एक दिन में 1 ही टीका लगाएं तो दिल्ली का स्टॉक अगले कई साल तक खत्म ही नहीं होगा, टीका भी कम नहीं होगा और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चलता रहेगा। केजरीवाल ने इसके जवाब में ट्वीट किया है कि खट्टर साहिब, वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतने लोग सुरक्षित होंगे। मेरा मकसद वैक्सीन बचाना नहीं, लोगों की जान बचाना है। खट्टर साहब टीका बचाने का मंत्र दे रहे हैं, केजरीवाल जान बचाने की बात कर रहे हैं। जान बचाने की प्राथमिकता होती तो मार्च और अप्रैल के महीने में इतने लोग ना मरे होते। खट्टर इस वक्त टीका बचाने का आइडिया दे रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के राज्यों में भी ये आइडिया पहुंचना चाहिए। समय ना मिल सका हो तो मनोहर लाल खट्टर अब देख लें कि कैसे बीजेपी के कई राज्यों में भी टीके की कमी की खबरें आई हैं। कई जगहों पर टीका केंद्र बंद हुए हैं, लोगों को कई दिनों के इंतजार के बाद भी टीके नहीं मिले हैं। कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में टीका केंद्र बंद हुए हैं। खट्टर साहब को पूछना यह था कि जब बीजेपी के राज्य इस पर चुप हैं तो केजरीवाल क्यों बोल रहे हैं? जान बचाने की जरूरत ही क्या है? क्या इस तरह से भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चलाया जा रहा है? 5 महीने से सरकार और सरकार के मंत्री इस लाइन को दोहरा रहे हैं और आज भी यही हेडलाइन छपती है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है। 16 जनवरी को जब भारत में टीका अभियान लॉन्च हुआ तब से यही बात कही जा रही है। दुनिया में आबादी के हिसाब से भारत का स्थान दूसरा है। इस लिहाज से भारत का कोई भी अभियान दुनिया का पहला, दूसरा, तीसरा बड़ा अभियान तो हो ही जाएगा। वहीं आबादी के कारण प्रतिशत के हिसाब से भी भारत पीछे नजर आ सकता है। हमें देखना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों को टीका अभी तक क्यों नहीं दे सके। आप भी देखिए, इस अभियान को बड़ा बताने के लिए कितनी मेहनत की गई है। 3 करोड़ से कम आबादी वाले 100 देशों का पता लगाया गया है। फिर उन देशों से तुलना कर दावा किया गया है कि भारत का टीका अभियान दुनिया का सबसे बड़ा है। वैसे तो इसकी हेडलाइन आज भी छप रही है, लेकिन टीका ना होने पर टीका केंद्र बंद होने की हेडलाइन भी छपने लगी है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है
और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है। 3 करोड़ से कम की आबादी वाले 100 देशों के सामने भारत का टीका अभियान बड़ा दिखता है, लेकिन भारत तो अपनी गिनती दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में करता है। उनकी तुलना में भारत कहां है? उन देशों ने अपनी आबादी के कितने हिस्से को टीका दिया है और भारत ने कितने हिस्से को दिया? चीन के आंकड़े पर अगर संदेह होता है, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने भारत से कहीं ज्यादा अपनी आबादी के बड़े हिस्से को टीका दे दिया है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ की है। दावे किए गए कि हम 30 करोड़ लोगों को टीका देने जा रहे हैं। अमेरिका में टीका अभियान दिसंबर में शुरू हो चुका था। आज वहां आबादी के 40% हिस्से को टीके दिए जा चुके हैं। भारत उस हिसाब से काफी पीछे है। हम दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाते हुए भी मंगोलिया और चिली से पीछे हैं प्रतिशत के हिसाब से। आवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार चिली अपनी आबादी के 54.77% को पहला डोज दे चुका है। मंगोलिया अपनी आबादी के 56.51% को पहला डोज दे चुका है। हंगरी और बहरीन अपनी आबादी के 53% को पहला डोज दे चुके हैं। भारत ने अपनी आबादी के मात्र 11.90% को पहला डोज दिया है। कम आबादी वाले 100 देशों को जोड़कर भारत अपने टीका अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा बता रहा है, लेकिन आवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार टीका देने के मामले में भारत 100 देशों से पीछे है। क्या मंत्री जी इसका जिक्र करेंगे? पूरी दुनिया में खबर छप रही है कि भारत में टीके की कमी के कारण टीका केंद्र बंद हो रहे हैं, टीका नहीं है। लेकिन मंत्री से लेकर गोदी मीडिया बार बार इसी लाइन को दोहराए जा रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान भारत में चल रहा है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि भारत में 20-21 करोड़ लोगों को टीका दिया गया है। इसमें पहले डोज और दूसरे डोज की संख्या दोनों ही शामिल है। वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा और भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। तो सबसे तेज और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा देश है। प्रकाश जावड़ेकर कुल 20-21 करोड़ डोज की बात करते हैं। यह संख्या आपको यही बताती है कि भारत दूसरा देश है दुनिया में। सच्चाई तो यही है कि आबादी के बहुत छोटे से हिस्से को टीका दिया गया है, जिसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आबादी के जितने बड़े हिस्से को टीका देंगे या उतने बड़े हिस्से को नहीं लगेगा तो वायरस उतना ही बदलता जाएगा। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता है। इसलिए 20 करोड़ के हिसाब से नहीं, इस हिसाब से देखिए कि दूसरा डोज मात्र 3.3% की आबादी को ही दिया जा सका है। पहला डोज 11-12% को दिया गया है। 100 से अधिक देशों ने इससे अधिक टीके लगाए हैं। सरकार अपनी सुविधा से आबादी की बात करती है, लेकिन जब पूछा जाता है कि आबादी के कितने प्रतिशत को टीका दिया गया है, तब टीके की संख्या की बात करने लगती है। जब टीका कम नजर आता है, तब आबादी जोड़कर अपने अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा बताने लगती है। इस तरह सवाल का जवाब नहीं मिलता, समस्या का समाधान नहीं होता, मगर हेडलाइन नई नई छपती रहती है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों को टीका दे दिया जाएगा। क्या वाकई भारत दिसंबर तक यह लक्ष्य हासिल कर लेगा, या इस तरह के दावे का भी काम केवल हेडलाइन बनवाना है?
गवर्नमेंट की तरफ से कई बार ये कहा जाता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं कोविड-19 के लिए, और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो सच भी हो, लेकिन अभी जो ग्लोबल डेटा है वो ये बताता है कि भारत अभी एब्सोल्यूट नंबर्स पे तीसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा कोविड-19 के वैक्सीन चाइना में लगे हैं, करीब 60 करोड़ डोजेस लगे हैं, फिर अमेरिका में लगे हैं करीब 29 करोड़, और फिर भारत में लगे हैं करीब 21.2 या 21.3 करोड़ डोज लगे हैं। तो ये तो हो गए एब्सोल्यूट नंबर्स, जो कि हालांकि हमें ये कहना चाहिए कि ये काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि दुनिया भर में जैसे कि आपको पता है वैक्सीन डोजेस की कमी है, और उसके बाद भी हमने इतने डोजेस दिए हैं और हमारे देश की डाइवर्सिटी को देखते हुए दिए हैं। बट इसका एक दूसरा पहलू ये है कि एक तो आप एब्सोल्यूट नंबर्स की बात कर सकते हैं, दूसरी बात होती है कि परसेंटेज पॉपुलेशन कितनी है जिनका कवरेज हो चुका है, और स्पेशली 2 डोजेस का कवरेज, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डोज से बिल्कुल थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बनती है, बट शायद आइडियल इम्यूनिटी 2 डोजेस से बनती है। तो भारत में सिर्फ करीब 3.1% या 3.2% ऐसी हमारी पॉपुलेशन है जिनको दोनों डोजेस मिल चुके हैं। तो ये थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि अगर जब तक आप ये परसेंटेज कवरेज बढ़ाएंगे नहीं तो फिर ऐसी हमारी पॉपुलेशन का बहुत ही बड़ा सेगमेंट रहेगा जो कि वंचित है प्रोटेक्शन से, जो वैक्सीन्स देते हैं, और उस प्रोटेक्शन की एब्सेंस में हमें हमेशा ये डर रहेगा कि हो सकता है एक और वेव आ जाए, हो सकता है रीइंफेक्शन हो जाए, हो सकता है गांव स्पेशली जहां पे अभी वैक्सीन इतने पहुंचे नहीं हैं तो वहां पे फिर से इन्फेक्शन बढ़ने लग जाए, जहाँ पे हमारा हेल्थ सिस्टम वीक हो। तो एब्सोल्यूट नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट साथ में पॉपुलेशन कवरेज भी इंपॉर्टेंट होती है, और वहां पे शायद हमसे बेहतर अभी कई देश ऐसे हैं जो पॉपुलेशन कवरेज के हिसाब से, इवन हमारे नेबरहुड में आप देखें साउथ एशिया में तो भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसे देश हमसे काफी बेहतर कर रहे हैं। समस्या सिर्फ टीका नहीं है, टीके की नीति है, कीमतों का निर्धारण है। कोविन वेबसाइट भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अदालत ने कोविन को लेकर भी कई जरूरी सवाल पूछे कि इसके कारण एक डिजिटल विभाजन रेखा बन रही है। बहुतों के पास डिजिटल सुविधा नहीं है। सरकार कहती है कि पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन लोगों को इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब नीतियों को लेकर पूछना शुरू किया तब सॉलिसिटर जनरल का यही जवाब था कि अदालत नीतियों के नजदीक ना आए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम केवल केंद्र की भूमिका की बात कर रहे हैं, हम समझना चाहते हैं कि ऐसी दोहरी नीति क्यों बनाई गई है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि हमने वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं देखी है कि क्यों केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग दाम रखे गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि केंद्र 45 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में टीका दे रहा है और बाकियों से पैसे ले रहा है, जबकि सरकार ने ही कोर्ट को बताया है कि दूसरी लहर में 45 साल से नीचे की उम्र के लोगों को ज्यादा खतरा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या केंद्र इसकी जवाबदेही लेगा कि सभी राज्यों को टीका उपलब्ध कराएगा। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं प्रशासनिक एक्सपर्ट नहीं हूं। अब यह आंकड़े देखिए, 27 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच हर दिन औसतन करीब 16 लाख टीका लगा है। 3 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हर दिन औसतन करीब 28 लाख टीका लगा। 1 मई से 27 मई के बीच हर दिन औसतन 17 लाख टीका लगा। मई के महीने में अप्रैल से 3.5 करोड़ टीका कम लगा है। मई के महीने में अप्रैल से कम टीके लगे। क्या मई में कम उत्पादन हुआ? इतनी जगहों पर आंकड़े हैं और इतने मंत्रियों के बयान हैं कि आप किसी एक संख्या का पीछा नहीं कर सकते। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जून के महीने में केंद्र सरकार राज्यों को 6 करोड़ डोज देगी। भारत सरकार जून में कोविड वैक्सीन की 6.9 करोड़ डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देगी, ताकि वरीयता वाले वर्गों जिन्हें ज्यादा खतरा है और 45 साल से ऊपर हैं उन्हें टीका लगाया जा सके। इसके अलावा 5.86 करोड़ डोज राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और निजी अस्पताल सीधे खरीद सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ही बताया है कि राज्यों को टीका खरीदने की छूट दी गई है, लेकिन कोई राज्य भारतीय कंपनियों से कितना टीका खरीदेगा इसकी छूट नहीं है। इसका कोटा केंद्र तय करेगा। राज्य को केवल केंद्र से ज्यादा पैसे देने होंगे। मई में 3,67,000 डोज दी और जून में करीब 5.5 लाख डोज देने का एस्टिमेट दिया है, वो भी अभी 10 जून से देंगे। अगर इन 92 लाख युवाओं को
कोरोना से सुरक्षित करना है, इनको बचाना है। कहते हैं कि युवा देश की एनर्जी है, देश की इस ताकत को बचाना है, तो एक ही तरीका है कि इनको वैक्सीन लगाई जाए। एक ही तरीका है कि एक एक युवा को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और उसको दोनों डोज लगा के उसको सुरक्षित घोषित कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार कुंडली मार के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठी है। कहने के लिए तो कह रही है, हमने राज्य सरकारों को कह दिया है कि खुलेआम ले लीजिए, आप खरीद लीजिए, लेकिन उसके बाद संख्या तय कर रही है कि आप 50,000 से ज्यादा नहीं खरीद सकते, आप 1 लाख से ज्यादा खरीद नहीं सकते, आप 1.5 लाख से ज्यादा खरीद नहीं सकते। हर देश टीका खरीद कर फ्री में अपने राज्यों और उनके जरिए नागरिकों को दे रहा है। भारत में ही राज्यों से अलग से कहा जा रहा है कि आप टीका खुद खरीद लीजिए, ग्लोबल टेंडर निकाल लीजिए। यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी खरीदने की छूट दी गई है। एक तरफ लोगों को टीका नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरी तरफ 900, 1250 रुपए देकर टीके मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज सरकार से कहा कि संविधान के हिसाब से भारत राज्यों का संघ है, इसलिए हम संघीय कानूनों के नियमों का पालन करते हैं। तब सरकार को टीका खरीदकर बांटना चाहिए। राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। एक एम होना अच्छी बात है कि हम इतने डोजेस प्रोड्यूस कर पाएंगे और उनको एडमिनिस्टर भी कर पाएंगे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इसमें बहुत सारे एजम्पशंस हैं, और एजम्पशंस ये हैं कि कई वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसी हैं जो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। वो क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स क्या रहेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हम उन वैक्सीन को अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं। और आप जब तक ये क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट नहीं आते हैं तो तब तक हम एक श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि ये वैक्सीन हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि प्रोडक्शन का एक एस्टिमेट होता है, बट एस्टिमेट के बारे में हमें ये भी पता है कि कई बार डिलेज होती हैं। अब आप स्पुतनिक का ही एग्जांपल ले लीजिए। स्पुतनिक का प्रोडक्शन पहले ये एस्टिमेटेड था कि मई जून के आसपास ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, अब शायद ये जुलाई अगस्त की तरफ पुश हो चुका है। कई कंपनीज ने ये कहा है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए भी, बट वो कितना जल्दी कर पाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो सप्लाई में कितनी जल्दी से कंट्रीब्यूट करेगी, तो इस पे ये बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। तो कोशिश तो बिल्कुल करनी चाहिए, बट ऐसा एक्चुअली हो पाएगा तो थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। अगर सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके बढ़ते हैं तो शायद एक पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी एम्बिशियस टारगेट है। हमारे यहां जितनी वैक्सीन प्रोडक्शन की हमने एंटिसिपेट की थी उससे ज्यादा नाउ वी हैव मेड द अरेंजमेंट्स। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मई, जून और जुलाई के लिए हमने एडवांस पेमेंट की है दोनों जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एडिशनल वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए। और अगस्त से लेकर दिसंबर तक 2013 करोड़ एडिशनल डोजेज मिल जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूं कि दिसंबर के एंड तक देयर विल बी इनफ वैक्सीन फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, इंक्लूडिंग दोज जो उस एज ग्रुप में आते हैं जिनके पहले वैक्सीनेशन करने के हम कोई कभी बात ही नहीं थी। 35,000 करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है, और कोई पैसे की कमी होगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तो देयर इज एनफ मनी। आजकल आप इस तरह के स्लोगन सुनने लगे होंगे कि हमने कोरोना को हराया है, फिर से हराएंगे, लेकिन दूसरी लहर में हम हार गए इसका कहीं जिक्र नहीं सुनेंगे। क्यों हार गए इसका तो जिक्र ही नहीं सुनेंगे। तब आप आबादी को कारण बताएंगे। जब दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताना हो तब आप उसी आबादी को खूबी बताने लगेंगे। हमने पहले भी कोरोना को हराया था और फिर से हरा देंगे। प्रधानमंत्री का यह बयान अकेला उनका नहीं है। केंद्र सरकार से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना को हरा देने के दावे करने लगे हैं, जानते हुए भी कि उन्हें इस बात की भनक नहीं है कि अगली लहर में कोरोना की कौन सी प्रवृत्ति आएगी। उसके वेरिएंट को लेकर सरकार को भी पता नहीं था, ना पता है। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में सरकार इंडियन वेरिएंट का नाम लेती है, लेकिन उसके कई दिनों बाद दूसरे देशों से कहती है कि इंडियन वेरिएंट का इस्तेमाल ना करें। इंडियन वेरिएंट कहने पर FIR हो जा रही है। जो भी है, हराने वाली हेडलाइन की संख्या बढ़ने लगी है। इस हेडलाइन में इस बात का जिक्र नहीं है कि कोरोना ने हमें हरा दिया और हम क्यों बुरी तरह हारे। 1-2 महीने से, क्योंकि ये जो अभी सेकेंड वेव जिसे हम कहते हैं उसमें पूरे
देश में जो हाहाकार मचा, उसके बाद ये भी देखा गया कि वैक्सीनेशन के कई फायदे हैं। जिन लोगों को वैक्सीनेशन मिला है उनको अगर इन्फेक्शन होता भी है तो इतना सीरियस नहीं होता है। तो होपफुली अब सरकार में ये रियलाइजेशन है कि सिर्फ हम कुछ सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते, अब हमें पूरे पॉपुलेशन की कवरेज बढ़ानी है। तो अब उसके लिए प्लानिंग थोड़ा लेट शायद स्टार्ट हुई है कि हम पूरा पॉपुलेशन का एक पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास जो अवेलेबल फैसिलिटीज है वो भी शायद पूरे अच्छी तरीके से हम उनको यूज नहीं कर पा रहे। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण उसका चेंगलपट में जो वैक्सीन पार्क है, जो डॉक्टर रामादोस जब हेल्थ मिनिस्टर थे वो सेटअप किया गया था, और वो वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट बनना था पब्लिक सेक्टर में, बट अभी तक उसमें वैक्सीन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इतने साल से वो सिर्फ अब जाके सिर्फ शायद सैनिटाइजर बना रहा है। तो अगर हमारे पब्लिक सेक्टर में ऐसी फैसिलिटीज है जिनको हम यूज कर सकते हैं और जिससे रैंप अप करना शायद बहुत थोड़ा आसान रहेगा, तो हमें उन ऑप्शंस को देखना भी जरूर है। सिर्फ जरूरत है उनकी, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तरफ ना देखें, अपने पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज को भी देखें। हम हरा चुके हैं, फिर से हरा देंगे। आप कोरोना को नहीं हरा रहे हैं, हर स्तर पर इससे हार रहे हैं। अर्थव्यवस्था का हाल देखिए, अपने लोगों का हाल देख लीजिए। जो कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, वो चरमराती अर्थव्यवस्था से हार रहे हैं। अस्पताल के बाहर और भीतर के इन दृश्यों को याद करते हुए आप सभी सरकारी बयानों को सामने रखें। अपने आप से पूछें कि यह दृश्य जो आपने देखा, सुना, क्या वाकई हम कोरोना को हरा रहे थे? जब आप अस्पताल और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे, तब क्या किसी कमांडर को देखा था जो अब कोरोना को हराने का ऐलान कर रहे हैं? क्या वो मौत रोक पाए? क्या वो इलाज दे पाए? तो अब ऐसा क्या इंतजाम कर लिया जिसके दम पर कोरोना को हरा देने और फिर से हरा देने की भाषा बोली जा रही है? ये जानते हुए कि लोग अभी भी अपनों को खोकर शोक से नहीं उभरे हैं, विजय का ऐलान करने वाले कमांडर किस आधार पर ऐलान कर रहे हैं? क्या किसी सरकार ने कहा है आपको कि 2.5 महीने के दौरान इतने लाख ऑक्सीजन बेड की कमी हो गई थी, हमारे पास बेड कम थे, लेकिन अब स्थायी रूप से ऑक्सीजन बेड के इस्तेमाल कर लिए गए हैं, इतने लाख हैं। टेंट और तंबू में ऑक्सीजन बेड लगाने से भी लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिला था। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बताएं कि किस अस्पताल में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की क्षमता बढ़ा दी गई है, उनकी संख्या कितनी है, उन अस्पतालों में डॉक्टर कितने हैं? क्या आपको पता है? क्या प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात कही है? क्या प्रधानमंत्री ने यह रिपोर्ट देखी है कि 2 घंटे तक डॉक्टर ही नहीं आया तो एक बच्ची की मौत हो गई? तो 2 घंटा हो गए भैया, हमका 2 घंटा एक डॉक्टर नहीं आया भैया। कितनी तकलीफ है इस शख्स के रोने में। बाराबंकी के किसी अनजान से गांव का रहने वाला एक नाचीज नामालूम सा शख्स, जिससे हम कभी मिले नहीं, जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसका नाम भी कभी नहीं सुना। पता नहीं वो कौन सा रिश्ता है जो उसका रोना हमारे दिलों को चीर जाता है। लेकिन जिले के सीएमओ कहते हैं कि रोने वाला झूठ बोल रहा है। कोई ऑक्सीजन लगा दे तो बच जाते। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव व उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उक्त बच्चे का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि बच्चा मृत लाया गया है, जो कि चिकित्सालय पर मृत अवस्था में ब्रॉड डेड की अवस्था में लाया गया था। अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़ी उसकी मां की दर्दनाक चीखें फिजाओं में गूंजती हैं। ये वे लोग हैं जो हाकिमों की दुनिया से हजारों प्रकाश वर्ष दूर अपनी गुर्बत और महरूमियों में जिंदा हैं। बच्ची की मौत और उसके माँ बाप की ये हालत देख कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस ने यह रोना पीटना देखकर कहा कि जो शिकायत है उसकी तहरीर दो और ये ड्रामा बंद करो। हमारी बिटिया खत्म हो गया, ड्रामा साहब कह रहे हैं, ड्रामा कह रहे हैं। सीएमओ चाहे जो कहें, लेकिन अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें यह परेशान बाप अपनी बच्ची को गोद में उठाए उसकी जान बचाने के लिए अस्पताल में इधर से उधर दौड़ रहा है, लेकिन इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है। जब कोई डॉक्टर उसे अस्पताल में नहीं मिला तो घबरा कर वो मुंह से अपनी बेटी को सांस देने लगा कि शायद इससे बच जाए।
पिता संदीप शुक्ला ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में लिखा है कि मेरी 6 महीने की बच्ची तख्त से गिरकर जख्मी हो गई थी। मैं घंटों अपनी बेटी के इलाज के लिए डॉक्टरों को इधर उधर ढूंढता अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। थक हार कर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरबी राम को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। इलाज ना मिलने पे मेरी बेटी की अस्पताल परिसर में मौत हो गई। इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब इस रोने वाले पिता और सीएमओ साहब दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, ये तो किसी निष्पक्ष जांच से पता चल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये शख्स जिसकी बेटी मर गई है वो एक्टिंग कर रहा है? बाराबंकी में सरफराज वारसी और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यह तो वही बात हो गई कि दुश्मन की सेना खुद से लौट गई और उसके जाने के बाद खाली मैदान में हार रही सेना अकेले उछल कूद मचाने लगती है कि हमने दुश्मन को हरा दिया। कोरोना को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी उसके हरा देने का प्रस्ताव पास कर रही है और प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रही है। क्या दूसरी लहर के लिए बीजेपी ऐसा प्रस्ताव पास कर देगी कि प्रधानमंत्री ने कोरोना को हरा दिया? विजय पताका लहराने वाले इन कमांडरों से पूछा जा सकता है कि कोरोना को आपने हराया या उसने खुद अपनी रफ्तार बदल ली। यह ग्राफ आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि इस बार कोरोना की संख्या के बढ़ने का ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है। खड़ी चढ़ाई है, इसलिए इसकी उतराई का ढलान भी बिल्कुल नीचे की तरफ ही होगा। दशकों पुरानी जानी हुई बात है कि महामारी एक जगह जाकर थम जाती है, फिर जब दूसरी लहर आती है तो बढ़ने लगती है। तभी आप दूसरी, तीसरी और जापान में तो चौथी लहर की बात सुन रहे हैं। पिछले 1.5 साल से जो हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया वो हमें एक चीज सिखाता है कि कोरोना का जो वायरस है उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। कोई भी ये कहे, किसी भी देश में कहे कि हमने कोरोना को हरा दिया, तो वो एक तरीके से आपको वो बात फिर से बाइट करने को आती है, क्योंकि केसेस फिर बढ़ने लगते हैं और कई देशों में हुआ है। सेकेंड वेव हुआ है, थर्ड वेव हुआ है, इनफैक्ट फोर्थ वेव और आगे की वेव्स भी हुई हैं। तो हमें पता है पिछले एक्सपीरियंस से कि हमारे पास केसेस कम होने लगे थे 2020 के विंटर मंथ्स में, लेकिन फिर से इस साल बढ़े हैं। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छी बातें कम हुए हैं, इसमें कुछ योगदान सर्टेनली जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज थी, लॉकडाउन्स वगैरह, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। बट कई चीजें ऐसी भी हैं जो रिसर्च के द्वारा हमें पता चलेंगी। क्या ये हुआ कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को एक्सपोजर हो गया, कुछ तरीके की इम्यूनिटी बनी उनकी क्योंकि इतने लोग एक्सपोज हो गए थे, और पिछले साल के सेरोप्रेवलेंस स्टडीज हमें ऑलरेडी बताते हैं कि कई लोगों को एक्चुअल इन्फेक्शन था, जितना डेटा हमारे पास टेस्टिंग के द्वारा नहीं था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें एक कंट्रीब्यूशन सर्टेनली गवर्नमेंट के स्टेप्स जैसे कि लॉकडाउन होता है उनका होता है, बट कई फैक्टर्स उसके बियॉन्ड भी रहते हैं कि वायरस का वेरिएंट्स कौन से थे, किस कॉम्बिनेशन में रहा और कितने लोग एक्सपोज हो सकते थे जो ससेप्टिबल थे और कितने जल्दी एक्सपोज हो गए। तो वो सारे फैक्टर्स देखकर ही हम कह सकते हैं कि उसके कारण शायद केसेस कम हैं। मिलजुल कर मुकाबला करने की बातें भाषण में अच्छी लगती हैं। जिन लोगों की मौत अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई न होने के कारण हुई है, क्या सरकार ने उनके लिए कुछ सोचा है? दिल्ली से लेकर गोवा तक में ऐसे लोगों के परिजनों को क्या कहा जाए कि उनकी सरकार ने कोरोना को हरा दिया? क्या सरकार उन्हें फोन कर कह सकती है कि हमने कोरोना को हरा दिया है? फिर आप ब्रेक ले लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि जिन लोगों की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हुई है, उनके परिजनों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होगी और हर महीने 5,000 रुपए की मदद मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार के आंकड़ों और शमशान घाट, कब्रिस्तान के आंकड़ों में अंतर बहुत है। ऐसे में बाकी के मृतकों के परिजनों को राशि कैसे मिलेगी? दूसरा, निजी अस्पतालों में हुई मृत्यु के बाद नगर पालिका से जारी डेथ सर्टिफिकेट में कई जगहों पर कोरोना का जिक्र नहीं है। ऐसे में लाभार्थी का निर्धारण कैसे होगा? 10वीं में पढ़ने वाले हनुशीष के पिता गिरीश की मौत 18 अप्रैल को भोपाल में एक निजी अस्पताल में हो गई। सरकारी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मां दिव्या भी कोरोना की वजह से अगले दिन बैतूल में चल बसी। हनुशीष खुद भी संक्रमित हुए। ठीक हुए तो चाचा के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटके।
भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो प्रमाण पत्र दिया गया उसमें मौत की वजह का जिक्र नहीं किया गया। अब हनुशीश के पास ये साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसके माता पिता की मौत कोविड से हुई है। हॉस्पिटल के द्वारा हमें जो सर्टिफिकेट मिला उसमें हमें कोविड पॉजिटिव बताया गया। हमने उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट में किया कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। वहाँ का जो सर्टिफिकेट मिला वहाँ पर भी उनका कारण कोरोना ही बताया गया। जब ये दोनों सर्टिफिकेट हमने नगर निगम भोपाल में लेके गए और वहाँ पर हमने जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दिया गया तो हमारा दोनों ओरिजिनल वहाँ जमा कर लिया गया और सामान्य मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया गया। सरकार हमें जो सामान्य मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है उसमें साइड में ये लिख दे कि वो जो पेशेंट की मृत्यु हुई है उनका कोरोना से निधन हुआ है, ताकि जो सरकार की योजना है उसका मेरे को लाभ मिल सके। हनुशीश उन हजारों बच्चों में से एक हैं जिन्हें कोरोना की दूसरी लहर ने अनाथ कर दिया। सरकार ने इनके लिए कई ऐलान किए। मसलन मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के परिवार को सरकार 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 1 सदस्य को अनुकंपा नौकरी देने का फैसला लिया। जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन, बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध और उन्हें पात्रता न होने पर भी फ्री राशन देने की बात कही। ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा भी सरकार के दर्जनों ऐलान पर कई सवाल हैं। मुकेश खरे की पत्नी प्रीति खरे भोपाल के हुजूर तहसील में पटवारी थी। कभी नाके पर चेकिंग तो कभी गांव में कोरोना जांच में लगी रहीं। ड्यूटी निभाते हुए नवंबर में संक्रमित हुई। इलाज में 8 से 9 लाख रुपए खर्च हो गए। तन मन धन से टूट गए, लेकिन सरकार की कोरोना योद्धाओं के लिए चलाई गई योजना में कोई लाभ नहीं मिला। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी कोरोना नहीं लिखा है। गाँव गई थी वहाँ पे डॉक्टरों की टीम लेके और वहीं पे इनको कोरोना से पीड़ित हुई। 10 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव हुई। हालत ख़राब होने पे हमने इनको जेके हॉस्पिटल में 12 नवंबर को एडमिट करा था। तो लंबा इलाज चला, वेंटिलेटर पे रहीं करीब 17 दिन लगभग, और 1 तारीख को इनकी डेथ हो गई थी। उस समय सभी हमारे जितने भी कलेक्टर वगैरह साहब थे उन सब ने काफ़ी सहयोग करा और इवन हमारे घर पे भी आए थे, सबको सहयोग करा था। अब बात हुई थी कोरोना योद्धा योजना की, तो कोरोना योद्धा योजना के लिए हमने काफ़ी कोशिश करी। कलेक्टर साहब ने भी एक आवेदन हमने दिया था, वो शासन को भेजा पर वो शासन से निरस्त हो गया। सभी जगह मैंने संपर्क करा, मंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, राजस्व मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, सभी जगह आवेदन दिए हैं। पर उनका ये कहना है कि ये योजना 30 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी, इसलिए आपकी जो डेथ हुई है वो 1 दिसंबर को हुई है, इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वो मूल सर्टिफिकेट उन्होंने जमा करा लिया और उसके बाद जब उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया तो उसमें कहीं से भी कोरोना लिखा हुआ का प्रावधान नहीं था। सरकार से जब हमने सवाल पूछा तो उसने कहा योजना मार्च के बाद बनी है। उसका ये भी कहना है कि मृत्यु का कारण कोरोना लिख रहे हैं। जिनकी कोरोना से मृत्यु हो रही है उनकी कॉज ऑफ डेथ में कोरोना ही लिखा रहा है। तो ये योजना जो नई बनी है ये मार्च के बाद की जिनकी मृत्यु हुई उनके लिए। काश मंत्री जी ये सर्टिफिकेट देख लेते। बहरहाल कोरोना से मध्य प्रदेश में अब तक सरकारी रिकॉर्ड में 8,019 मौतें दर्ज हुई हैं, जबकि हकीकत यह है कि अकेले दूसरी लहर में सिर्फ 1 जिले यानी राजधानी भोपाल के विश्राम घाट और कब्रिस्तानों में सिर्फ 15 मई तक 4,065 मौतें दर्ज हुई हैं। इनका अंतिम संस्कार कोविड नियमों के तहत किया गया है। इसे अब आप सरकारी नियम में विसंगति कहें या आंकड़े छिपाने का तरीका, सरकारी अस्पतालों में मृत्यु होने पर जो प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं
उनमें टिप्पणी वाले कॉलम में बाकायदा कोविड पॉजिटिव लिखा जा रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में हो रही कोविड मौत के बाद जो प्रमाण पत्र नगर निगम दे रहा है उस पर मौत के कारण वाला कॉलम खाली है, जबकि निजी अस्पताल अपने डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत लिखकर दे रहे हैं। किसी महामारी में आंकड़ों की अहमियत सांख्यिकीय दृष्टिकोण से या अनुसंधान की दृष्टि से बहुत अहम होती है, खास करके तब जब सालों बाद ये पता करना हो कि अमुक महामारी से उस साल कितने लोगों की मौत हुई और इसका तोड़ कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम ही आंकड़ों को छिपाने पर आमादा हो तो ईमानदारी से वजहें क्या खाक तलाश पाएंगे। कुल मिलाकर कोविड डेथ के हर मामले में पूरा सिस्टम डेड जैसा व्यवहार कर रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कई अस्पताल 40 से 50% कोविड मरीज ऐसे देख रहे हैं जो धूम्रपान करते हैं या धूम्रपान की वजह से उनके लंग्स पर पहले से काफी असर हो चुका है। तंबाकू का सेवन करने वालों की न सिर्फ रिकवरी में देरी है बल्कि पोस्ट कोविड की तकलीफ भी इनमें ज्यादा है। हमारी इस रिपोर्ट में मुंबई के 6 बड़े अस्पतालों के 6 एक्सपर्ट से बात की गई है। धूम्रपान, गुटखा और तंबाकू का ज्यादा सेवन करने वालों में कोरोना का असर ज्यादा नजर आ रहा है, उन कोविड मरीजों के मुकाबले जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। मुंबई के डॉक्टर सुहास देसाई मरीजों की चेस्ट स्कैन रिपोर्ट के साथ ये समझा रहे हैं। ये स्मोकर्स में ये काफी कॉमनली पाया गया है कि ये जो बीमारी है ज्यादा मात्रा में या सीवियर फॉर्म में पाई जाती है। अगर हम इधर देखेंगे तो ये एक यंग पेशेंट है हुज एज इज अराउंड 35 इयर्स एंड ही हैज बीन फाउंड टू बी अ स्मोकर। तो ये हमारे पास पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए आए थे पेशेंट और उनका स्कोर करीबन सिटी का स्कोर 18/25 था और ये अगर आप देखेंगे तो ये लंग इन्वॉल्वमेंट उनका जो है काफ़ी सीवियर मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो इसमें सीओपीडी के साइंस आपको सिटी स्कैन की फिल्म में नहीं देखेंगे। ये अगर आप देखोगे तो ये सब निमोनाइटिस के साइंस है, जिसको हम ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज बोलते हैं। ये सब आप देखेंगे तो दीज आर ऑल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज। तो ये थोड़े कम मात्रा में पाए गए अगर हम प्रीवियस पेशेंट से कंपेयर करेंगे तो। जानकार कहते हैं कि तंबाकू शरीर में ACE2 रिसेप्टर बढ़ाता है। शरीर में इसकी जितनी मात्रा बढ़ती है संक्रमण का खतरा उतना ही बढ़ता है। कोविड मरीजों में तंबाकू ऑक्सीजन लेवल भी कम करता है, ICU वेंटिलेटर की दरकार भी बढ़ती है। ACE2 एंजाइम होता है वो बढ़ जाता है स्मोकर्स के अंदर और कोरोना वायरस जो होता है वो इस ACE2 के माध्यम से बॉडी में एंटर करता है। तो स्मोकर्स में ये एंजाइम ज्यादा लेवल में होते हैं उनके ब्रोंकियल के अंदर और वहां से कोरोना एंटर करता है बॉडी में। नंबर 2, स्मोकर्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होना यानी ऑक्सीजन कम होना तो नेचुरली कॉम्प्लिकेशंस कोरोना वायरस की स्मोकर्स के अंदर बढ़ जाती है। ओवरऑल लगता है कि जो पेशेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। ये भी लगता है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन का रेट है उसको हम लोग रिलेटिव रिस्क बोलते हैं, वो 1.3 होता है जो स्मोकर्स हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। और सिमिलर चीज़ देखा गया है उनके मौतों में और जो पेशेंट्स जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल स्मोकिंग से अगर है पेशेंट्स को, अगर वो स्मोकिंग करते हैं और उनको कोविड होता है तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। धूम्रपान करने वालों में पोस्ट कोविड की तकलीफ ज्यादा है और कोविड की रिकवरी धीमी। जो स्मोकर्स हैं उनमें कोविड से रिकवरी के भी चांसेस बहुत खराब रहते हैं क्योंकि लंग्स ऑलरेडी खराब हो चुके होते हैं। तो द रिकवरी टाइम इज मच मोर लॉन्गर इन कोविड इन स्मोकर्स रादर देन इन नॉन स्मोकर्स। ऑल्सो रिमेंबर स्मोकिंग कॉसेस ब्लड क्लॉट्स टू फॉर्म। इट इज ऑल्सो अ प्रो कोएगुलेंट, यानी जो स्मोक करते हैं उनको हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोविड में भी यही होता है। कई अस्पतालों में 40 से 50% कोविड मरीज स्मोकर्स हैं। टोबैको कंजम्पशन से जो कोविड-19 के मरीज हॉस्पिटल में आते हैं वो आसपास एक 40 to 50% होते हैं और उनमें थोड़ा सा ज़्यादा कोविड का इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी जैसे कि उनमें फाइब्रोसिस ज़्यादा होने की वजह से तो थोड़े चांसेस उनमें ज़्यादा है। और इनमें से कुछ 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन सीरियस हुए हैं।
काफ़ी पेशेंट लोग आते हैं या जनरल पब्लिक भी आते हैं, बोलते हैं हम स्मोकिंग अभी कम कर दिया है। मैं एक ही सवाल उनको पूछता हूँ कि आप ऐसे बता रहे हो जैसे कि पहले आप 10 माले से कूदते थे और कुछ नहीं होता था, तो अभी हम 2 माले या 3 माले से कूदने का चालू किया, वो चलेगा क्या डॉक्टर साहब? आप ही समझ लीजिए इसका परिणाम क्या होता है। चांसेस है कि आपको कुछ ना हो, लेकिन ये रिस्क आप बढ़ा रहे हो। इसीलिए टोबैको की जो भी हैबिट्स है वो सब बंद हो जानी चाहिए। ऐसा कोई अस्पताल या डॉक्टर नहीं जो धूम्रपान करने वालों में कोविड का कम असर देख रहे हों। धूम्रपान से कोविड में फायदे जैसी कोई भी भ्रामक स्टडी या फॉरवर्ड पर कतई भरोसा न करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।